हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद जयवल शाह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आप सबको स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, डेफिनेशन जैसे कि फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, फेस रूल एंड टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ की डेफिनेशन और लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स: द हीट एंड वर्क इफेक्ट रिलेटेड विद द फिजिकल और अ केमिकल प्रोसेस कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि हीट और वर्क से क्या इफ़ेक्ट होती है फिज़िकल, वो कोई इफ़ेक्ट जो है वो फिज़िकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। वो जो फिज़िकल और केमिकल जो इफ़ेक्ट होती है किसी भी सब्सटेंस पे, वो हम थर्मोडायनेमिक्स से मेज़र कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी कि कितना ज़्यादा वर्क हमें मिलता है जब सिस्टम के कोई स्टेट में चेंजेस आता है। और व्हाट इज़ द एफिशिएंसी विथ विच वर्क इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सर्टेन फ्यूल इज़ बर्नड इन अ स्टीम इंजन। यानी कि स्टीम इंजन या कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी क्या है जब कुछ अमाउंट का फ्यूल जो है वो बर्न होता है। यह दोनों जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। Through thermodynamics can tell us whether a chemical reaction is possible or not. It cannot say whether a possible reaction will accurately occur or not. यानी कि यह जो थर्मोडायनेमिक्स है यह हमें ये तो कहता है कि केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं, मगर वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि यह रिएक्शन होगी ही या नहीं होगी। The rate of the any process may be written as the ratio of the driving force to resistance। यानी कि जो रेट है कोई भी प्रोसेस का जो रेट होता है वो ड्राइविंग फोर्स और उसके रेजिस्टेंस के रेशियो के समान होता है। थर्मोडायनेमिक्स कैन टेल अस अबाउट द ड्राइविंग फोर्स बट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एनर्जी और मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ द मैकेनिज्म दैट आर आउटसाइड ऑफ द स्कोप। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स हमें यह तो बताता है कि ड्राइविंग फोर्स कितना है, मगर ये नहीं बता पाता कि मटेरियल जो डालना है हमें रॉ मटेरियल वो कितने प्रमाण में चाहिए। ये जो है वो स्कोप के बाहर की चीज़ है। Process occur when there exists a driving force for a change of a state between the part of the system or between the सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि प्रोसेस तभी हो पाती है जब ड्राइविंग फोर्स कोई भी दो स्टेट या कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो। द ड्राइविंग फोर्स इज़ फाइनाइट। यानी कि अगर जो ड्राइविंग फोर्स की जो वैल्यू है वो सीमित हो तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर उसकी जो वैल्यू है वो असीमित हो तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और जो नेचुरली अकरिंग जो प्रोसेस है, मतलब जो नेचुरली अकरिंग जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होती है और दे कैन नॉट बी रिवाइज्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। और वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती कोई एक्सटर्नल एनर्जी जब तक यूज़ नहीं करे तब तक। यानी कि इसे हम सिंपल भाषा में कहें तो जो प्रोसेस किसी सब्सटेंस पे हमने की है वो सब्सटेंस से जो हमें प्रोडक्ट मिला वो वापस वो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर दूसरी बार प्रोसेस करे तो उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। और अगर वो जो प्रोडक्ट है वो सब्सटेंस में फिर से कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे पानी को ले तो अगर पानी बर्फ़ बन जाए तो वो बर्फ़ से वापस बर्फ़ पे अगर हम हीट दें तो वो वापस पानी बन सकता है और उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। अगर गेहूं का जो आटा है और अगर यह जो गेहूं का आटा है उसे हम गूंदे और उसमें से रोटी बनाए तो वो जो रोटी है वो वापस आटे में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस देख लेते हैं। फोर्स: अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ
motion, the force acting on the body is directly proportional to the rate of a change of the momentum for a body of a constant mass. Newton's law reduced to the F is equal to cm. न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार यह जो फोर्स है जो अपनी बॉडी पे लगता है वो कोई भी सब्सटेंस के मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मास और एक्सेलरेशन के जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके मास और एक्सेलरेशन बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ता है, और अगर मास और एक्सेलरेशन घटता है तो फोर्स भी घटता है। वेर F इज इक्वल टू फोर्स, C जो है यहाँ पे जो C है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और यह जो m है वो मास ऑफ द बॉडी और a है जो वो एक्सेलरेशन है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स exerted on an body. The force applied is perpendicular to the surface of the object per unit area. The pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure, which is varies with the location and elevation on the earth surface. यह जो प्रेशर है वो एक फिज़िकल फोर्स है जो कोई भी सब्सटेंस पे परपेंडिकुलरली अप्लाइड होता है, और यह जो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और यह जो प्रेशर है वो लोकेशन और अर्थ के एलिवेशन पे चेंज होता रहता है। वर्क, एनर्जी इज एक्सर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वर्क व्हेन द फोर्स एक्ट थ्रू द डिस्टेंस। यानी कि एनर्जी जो है, कोई भी एनर्जी है वो वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होती है जब कोई सब्सटेंस है वो कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। उसे हम आसान भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो वर्क है वो फोर्स और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है सब्सटेंस ने उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। dw इज इक्वल टू एफ इंटू डी जेड। यहाँ पे w जो है वो वर्क डन है, dw यानी कि जो वर्क का जो चेंजेस है उसे हम dw कह सकते हैं, f यानी कि फोर्स, यहाँ जो z है वो डिस्प्लेसमेंट है। एनर्जी, it is a quantity that can be stored within the system, can be exchanged between the system and surrounding। यह एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे स्टोर किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। यह जो एनर्जी है वो दो टाइप्स की होती है, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। स्टेडी स्टेट, अ सिस्टम which is interacting with the surrounding is said to be attain a steady state condition when the property of a specific location at a specific location in the system do not vary with the time। यानी कि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो होती है कोई भी सिस्टम की, अगर वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती है तो हम उसे स्टेडी स्टेट कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट, अ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम when no heat exchange between various points within the system and temperature is uniform throughout in a system which is in a mechanical equilibrium the pressure unit। यानी कि अगर कोई चीज़ है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब दोनों सब्सटेंस के बीच में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और जो टेम्परेचर है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म रहता है, उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर प्रेशर यूनिफॉर्म रहे तो उसे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फेस रूल, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ द केमिकल स्पीसीज ऑफ द सिस्टम एंड नंबर ऑफ द फेसेस प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर जो द डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो f है, नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज जो है स्पीसीज इन द सिस्टम जो है वो c है, और जो फेसिस जो है जो प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन में वो पाई है। तो जो गिब्स लॉ है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू c माइनस पाई प्लस 2। यह जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है ये हमें यह कहता है कि अगर कोई बॉडी A और B वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसी टाइम पे अगर कोई वो जो B नाम की जो बॉडी है वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हुई, तो यह जो हम एक्सपेरिमेंटली यहाँ भी कह सकते हैं कि A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
Temperature. The temperature measures the degree of a hotness and coldness of a body. The zeroth law of thermodynamics forms the basic for measurement of the temperature, and the two bodies are thermal equilibrium. We can say that temperature of the both body are equal. यह जो टेम्परेचर है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेज़र करता है, और ज़ीरोथ लॉ की मदद से हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यह एक पावरफुल अप्रोच है जो हमें केमिकल रिएक्शंस को समझने में मददरूप होता है। यह जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि यह जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें केमिकल रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा वो नहीं बताता है। यह जो है वो सिर्फ फिज़िकल ही केमिकल्स को बताता है। वो केमिकल के अंदर के जो स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं, केमिकल के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में नहीं बता सकता है। और थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ओनली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से ही काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा रखता हूँ कि मैंने आप सबको जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।